बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, कल 30 दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर वो सामने आया। 30 दिसंबर आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी की, जांच पड़ताल की और फिर नाहल 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 के ऐसी इतलात आई, ऐसी खबरें आई कि सब लोग सर पकड़ कर बैठ गए। ज़िला चकवाल के दो हल्का यानी 58 और 59 में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार मौजूद थे, बल्कि उनके जो कवरिंग उम्मीदवार थे उन तमाम के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। चौधरी अय्याज अमीर को नाअहल करार दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम हल्का 59 की बात करें तो वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही को भी नाअहल करार दे दिया गया। साथ साथ सूबाई नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं हाफिज अम्मार, यासर और दीगर को भी उनको भी नाअहल कर दिया गया। तो कल न सिर्फ ज़िला चकवाल बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों से भी इस किस्म की मिली जुली खबरें आती रही। अब ये मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अभी तो 3 तारीख तक अपीलें होंगी और 10 तारीख तक इसके फैसले सामने आ जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट तक टाइम है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि बस मैदान खाली पड़ा है और कोई मुतबादल नहीं है, कोई मुकाबल नहीं है। तो इस किस्म की पेशन गोई तो खैर किसी ने नहीं की थी, लेकिन खदशात ज़रूर थे जो अब हकीकत बनकर सामने आ गए हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद क्या हो सकता है, किस तरह रिलीफ मिलेगा, या यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जारी रहेगी और 8 फरवरी को भी कुछ मिलता जुलता सीन हो सकता है। यही आज के हम प्रोग्राम में इसी पर गुफ्तगू करेंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शफीक मलिक। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कल आपने भी खबरें सुनी होगी, कैसा महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड कि जी हर सियासी जमात को पूरी तरह आज़ादी से हिस्सा लेने का हक़ हासिल है। ये हमारा मौक़िफ़ है शुरू दिन से। जो लोग हमें देख रहे हैं, हम स्टूडियो में बैठ के ये बात पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो कुछ हुआ है कल, जो वो इसको आप कहते हैं योम वो कहते हैं मुस्तरद का कागजात नामजदगी मुस्तरद कह सकते हैं इसको। आप एज ए आइंदा के लिए आप ये योम मना सकते हैं कि जनाब 30 जो है दिसंबर, ये वो ऐसा दिन था कि जिस वक्त पूरी हवा चली ऐसी। अच्छा, इसको दो इसके पस मंज़र है। मैंने कहा है कि हम अपनी तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है और हर सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको इसके थोड़ा सा ज़रा डीपली इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप यकीन करें कि कुछ ये लगता है कि यार कहीं कहीं जो है ना, ये खुद ब खुद भी कोशिश की गई है कि यार मुझे मेरे शहीदों में नाम आ जाए। क्या मुझे बताएं कि अगर 100 तोला सोना आपकी मिसेज के पास है तो वो 21 लाख रुपए का है। मतलब उस हकाइक पे बात करनी चाहिए ना। अगर परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि मेरी मिसेज के पास 100 तोला सोना है, तो क्या 100 तोला सोना 21 लाख रुपए का है? जब आप लिख रहे हैं आगे मालियत 21 लाख रुपए, क्या आप मतलब 20 साल पीछे के दौर में जिंदा है? मौजूदा हालात के मुताबिक आपने लिख रहे हैं सर। अच्छा, आपने अगर किसी मिल में आपके शेयर्स हैं, आप वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, आपके बैंक में पैसे जा रहे हैं, तो आप लिखते हैं नहीं जी मेरे से इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सिग्नेचर के नीचे कॉलम है तो वहाँ पे आपको बतख या लेला वो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी सर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप देखें ना, आप अगर सर मीर साहब जा रहे हैं मुल्तान, आप पेशावर की गाड़ी पे सवार हो गए हैं सारे के सारे और आप कह रहे हैं मुल्तान चल जाएंगे, तो कैसे मुल्तान पहुंचेंगे? आपको मुल्तान जाने के लिए मुल्तान की गाड़ी पे बैठना पड़ेगा। और जब आपको पता है कि आपका जो वास्ता है वो किन लोगों से है, देखें ना, मैं कहता हूँ कि जो मुखालिफ है, मैं तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं मुखालिफ का कह रहा हूँ कि मुखालिफ आपके लिए कोई हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है और आपके ऊपर एक वो 9 मई वाली तलवार भी लटक रही है कि भाई लोग आपको हालात आप अपने देखें और आपको पूरी तैयारी से पूरी चुस्ती से आपको जाना चाहिए था। आपके वकला कहाँ पे थे? आप जो जिन पे आपने तकिया किया हुआ था, 6 वकला 6 के 6 वहाँ पे गायब हो जाते हैं तलगांग में सर, और आप कहते हैं जी कि हुकूमत हमें नहीं करनी चाहिए, हुकूमत हमें नहीं करी। हमने ये कहा है कि हम आपके इस वक़्त के साथ हैं बिल्कुल कि भाई आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन जो आपके करने का काम है वो मैंने और आपने नहीं करना सर, वो तो आपने खुद करना है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, खुद तो खुद करना पड़ता है। और लेकिन जिस तरह
तवातर के साथ ये सारे मामलात हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसे केस भी अब दबकर रह गए हैं जो वाकई ही सही थे, यानी उनके कागजात सही मुस्तरद किए गए हैं, लेकिन अब जितनी बड़ी तादाद में ये मुस्तरद किए गए हैं, क्योंकि ये तारीख़ में पहली बार इस तरह हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सियासी इंतकाम की बू ज़रूर नज़र आ रही है, बू महसूस हो रही है। अब मलिक साहब चलें, ये तो काम हो गया, अब आगे क्या मौक़े हैं? कुछ यही सिलसिला आगे भी बढ़ेगा या कुछ रिलीफ मिलेगा? बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने अपने मुखालफिन पे एतराज़ क्यों नहीं किया? चलें, अगर आपके पास एक एज होता ना कि भाई हमने भी तो यही एतराज़ किया होता ना। यहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन पे बाकायदा FIR 489F की जो है चेक लिस्ट की FIR भी हुई है, वो इस वक्त मौजूद है फील्ड में, और उनके ऊपर आपने क्यों नहीं एतराज़ किया कि सर इनके ऊपर ये ऑब्जेक्शन बनता है? आपको किसने रोका था कि भाई आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, जब वो आपके ऊपर धड़ धड़ एतराज़ कर रहे हैं? मेरा एक ये के साफ़ी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने ये क्यों कहा कि भाई जानबूझ के हमारे धड़ धड़ एक रेस लग जाए? आपको पता था कि भाई हमारे साथ ये होना है, तो इस जो कोताही है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए मीर साहब। जो इनके वकला हैं, जो इनके कौंसल्स थे, जो लोग इनको इनके मुशीर थे, जो इनके फॉर्म फिल कर रहे थे, अगर आपने देखें आप एक फील्ड जा रहे हैं, पब्लिक फिगर बनने जा रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप अपने मामला सारे के सारे वहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, भाई मेरे साथ ये मामला था ये। अब अयाज मीर साहब के साथ क्या हुआ कि जी वो उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां जो है वो मुझ पर डिपेंडेंट हैं। अच्छा, अगर वो डिपेंडेंट हैं तो फिर उनके असासे आपने जाहिर करने हैं, वो आप नहीं कर रहे। भगवालिया मार्केट में आपके साथ कहा गया जी कि वो महकमा औकाफ की वहाँ पे ज़मीन है, तो आप उसको क्लियर कर दें। मैं कह रहा हूँ ये बोगस इल्ज़ाम होगा, भोंडा इल्ज़ाम होगा, बिल्कुल ये भी हम नहीं कहते कि ये इल्ज़ाम ठीक है, लेकिन उसको कार्नर करने के लिए आपको बर वक्त चाहिए था कि भाई कल ये मुझ पर इल्ज़ाम आ सकता है। आपको पता है आप पे भी एक FIR हो चुकी थी, एक उसमें वो जो बड़ी संगीन नोयत की एक रबसम फारूक वाली FIR ही मौजूद थी, तो आपने उसको सारा कुछ काउंटर करके बैठे कि भाई मैं ये नीट एंड क्लीन हूँ। जब आपने ये कह दिया, सुबह ही पता चल गया था ओके भाई एतराज़ात जो है लग गए हैं और कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। हमने तो खबर भी दे दी थी कि जब इम्कान है, कभी इम्कान है कि इन दोनों हल्कों में PTI के जो कागजात हैं मुस्तरद हो जाएंगे। तो आपने उस दौरान 5 बजे तक क्या किया? क्यों नहीं आपने वो कहा कि भाई हमें ये संगीन इल्ज़ामात हैं, हमें इसकी तदीद करें और मेरे जो कौंसल हैं, वकला हैं, उनको साथ लेके वहाँ पे पहुँच जाएँ और आप अपने उसको कायल करें जो साहब वहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं। दूसरी बात मीर साहब, अगर ये मामलात हो चुके हैं, आप देखें उसके बाद आप कह रहे हैं जी बर्दाश्त लग गया, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, भाई खुदा रहा इन ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकलें, हकीकत पसंदी का सामना करें और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आपने जाना है वहाँ पे जाएं, न कि आप वहाँ पे बैठ के यो देखें जी पब्लिक बड़ी फिक्र बढ़ आ गए, लोग धड़ धड़ आ गए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे किसी को। भाई ये इससे निकलें, ये रियासत के साथ जो टकराने वाला मामला है इसको छोड़ें, खुदा रहा इस बयानिए से पीछे हटें, बाकायदा मुल्क और कौम का सोचें और जो आपके पास लीगल राइट्स हैं उनको यूज़ करें ताकि आप बेहतर तरीके से इलेक्शन में बिल्कुल ठीक है जी। कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ें, आगे की जानब देखें। जो आपके मुखालफ हैं, यानी इलेक्शन में आपके मुतारब जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने तो अपने हरबे ज़रूर इस्तेमाल करने हैं और करते रहेंगे। मलिक साहब, ये जितने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, बेशतर ऐसे हैं जो अरसा दराज से इलेक्शनों में हिस्सा लेते आ रहे हैं, पहले कभी ऐसा वाक़या रूनुमान नहीं हुआ, तो क्या वजह है कि सारे इतराज़ात इकट्ठे होके इसी इलेक्शन पे इस दफा थोड़ा सा मामला चेंज हुआ है, माहौल तब्दील हुआ है और वो जो आरोप थे वो भी तब्दील हुए हैं। पहले अदलिया के पास मामला होते थे तो उनके ऊपर ज़ाहिर है कोई इस तरह का दबाव, प्रेशर या कोई गैर ज़रूरी चीज़ें वो नहीं, वो सिर्फ पूछते थे कि भाई किसी से उन्हें कलमा सुन लिया, किसी से पाकिस्तान का पूछ लिया, किसी की गदम की डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, किसी से इस तरह के वो सवाल पूछते थे। अब जो कि आरोज जो दूसरे बिल्कुल एक मुख्तलिफ आ गया है, वो जो इंतजामी अफसरान सारे वो आ गए हैं, उन्होंने जब उनके सामने पहुंचे तो एक तो वो गुशवारा भी इस तरह, वो सॉरी जो कागजात हैं वो भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। अच्छा, इन्होंने जस्ट एज इट इज़ ना वो जिस तरह रूटीन में फिल करते गए हैं उनको लाइट लिया है। मैं ये कह रहा हूँ इतनी देखें ना, आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में क्यों रिजेक्ट हुए हैं सर, क्योंकि बहुत लाइट लिया गया कि कुछ नहीं होना भाई, हमें कोई परेशानी को नहीं है, हम नीट एंड क्लीन है, हम सब कुछ क्लियर है। अगर उसको बगौर ये मुताला ही कर लेते हैं सर उनका कागजात का कि भाई हमने कौन कौन सा कॉलम कैसे कैसे फिल करना है, तो यकीन करें ये सूरत हाल न बनती। मुखालिफिन जो थे उन्होंने उनके ऊपर एतराज़ात किए हैं, उन्होंने एतराज़ की परवाह नहीं की, कोई जब देखा जाएगा कि हमें कौन पूछ सकता है, हम देख लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, अवामी ताकत हमारे साथ है। भाई अवामी ताकत आपके साथ है, लेकिन जो आपकी जो फ़राइज़ है ना, जो ड्यूटीज़ आपकी हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। उनके पूरा की बिना आप कभी इलेक्शन नहीं जा सकेंगे और आप एक अपना फिर बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, चले ये तो हो गया, लेकिन
एक मैं आपसे राय लेना चाहूँगा कि क्या टेक्निकल बुनियादों पर इतनी बड़ी तादाद में आप पोलिंग के उस इंतखाबात के अमल से लोगों को बाहर निकाल दें तो फिर 8 फरवरी के इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी बाकी बचेगी? देखिए मीर साहब, इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन आज़ाद चाहिए। देखिए दुनिया में कहीं नहीं है जैसा हमारे यहाँ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन यहाँ कहता है जी वो हमारी तौहीन होगी, अभी वो ना वो उधर जाके जो आपका काम है आप वो काम करें। भाई जो आपने इलेक्शन करवाने इलेक्शन करवाए, वो कहते हैं जी फलां बंदे ने बात कर दी थी, फवाद चौधरी ने फलां टाइम है वो इलेक्शन कमीशन, अब उसकी तारीखें वो जेल में जाके वो लोगों का ट्रायल कर रहे हैं। भाई ये ट्रायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अदालतें मौजूद हैं। आपका काम लोगों के ट्रायल करना नहीं है, आपका काम है इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन कमीशन पे लोगों को ट्रस्ट ही कोई नहीं, एतमाद ही कोई नहीं कि भाई कभी वो बल्ला आ रहा है, कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला दे रहे हैं, कभी बल्ला ले रहे हैं। भाई आपके जो काम है आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। जैसे देखें हमारे मुल्क में साथ हमारा इंडिया है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो चाहता है सर वो कर देता है, उसको कोई रोक टोक किसी की कोई परेशानी नहीं है। तो इलेक्शन दुनिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया में, उसमें फिनलैंड में, न्यूजीलैंड में, यूके में, इवन अमेरिका में भी ये हाल नहीं है जो हमारे पास होता है कि भाई लोग जो वो लोगों का प्रेशर देख रहा होता है कि लोगों का मूड कैसा बन रहा है। इलेक्शन कमीशन को अपनी एक स्ट्रांग जो है वो अपनी राय कायम करनी चाहिए और वो कहें कि भाई हम वाकई लगे कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। और अगर सर इलेक्शन पे एतमाद नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन पे किसी को एतमाद नहीं, तो इलेक्शन क्रेडिबिलिटी क्या होगी? आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप यूँ करेंगे और किसी जमात को यूँ आप वाइट वॉश करते हैं, कोई भी जमात हो, सियासी जमात हो, तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी। और फिर ये ज़हन में रख लें कि फिर ये लोग होंगे ये आप आने वाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। अभी ये कोई नहीं सोच रहा कि इलेक्शन तो आप जैसे तैसे सर करवा लेंगे, सेटअप तो आपने बिठाना है। जब सेटअप बिठाना है तो फिर ये जनाब वो 4:30 वाला काम फिर शुरू हो जाएगा। और ये फिर जो धरने और वो रुकावटें और वो डी चौक और वो जलसे, वो सारा काम शुरू हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप उनसे बचने के लिए अभी आप मेहरबानी करें, अपनी सिमत सीधी कर लें ताकि ये मुल्क आगे की तरफ जा सके। देखो ठीक है जी, मुल्क को आगे की तरफ बढ़ने दें। 40-45 अरब रुपए आप इलेक्शन पर खर्च कर रहे हैं, तो वो किसी को वॉक ओवर देकर इतनी बड़ा सरमाया खर्च करना वो मुनासिब नहीं है। इलेक्शन इस अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए कि अवाम को एतमाद हो कि जिसको वो वोट दे रहे हैं उसी को मिलेगा, और इस किस्म के जो टेक्निकल किस्म के हथकंडे हैं उसको इस्तेमाल ना किया जाए। मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मौजूदा सूरत हाल तो बन गई है, एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो जो भी हो जाए इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन क्या फिर भी कोई इम्कान मौजूद है कि उनकी तरफ से कोई बाईकाट का ऐलान कर दिया जाए? देखिए मीर साहब, बाईकाट करके तो अपना सत्यानाश करने वाली बात है। किसी भी जमात सियासी को बाईकाट नहीं करना चाहिए। अगर 77 से आप देखें जिनने बाईकाट किया है उनका वो समझें कि वो उनका नुकसान हुआ, सियासी नुकसान हो गया। इलेक्शन में हिस्सा, जब सियासी जमात का काम है कि वो इलेक्शन में आए उतरे, और अभी तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लोग जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद अदालतें मौजूद हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ पे तवक्को है कि जिन लोगों के साथ अगर कुछ समझते हैं कि ज्यादती हुई है तो वहाँ पे उसका ज़ाला भी हो जाएगा। लेकिन बाईकाट बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है सर, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म की बेवकूफ़ी पीटीआई करेगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। असल में तो कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर ये बड़ा अहम मसला होता है, अहम मरला है, और इस सिलसिले में बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। छोटे छोटे जो एतराज़ात अगर आपकी ज़ात पर हैं तो उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको अपनी पोजीशन उस हवाले से क्लियर करने की वो कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। बहरहाल अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ तो हो गया है, लेकिन इससे अमल को अगर आपने सियासी अमल को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जिनके कागजात बड़ी छोटी छोटी मामलात पर मुस्तरद किए गए हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ से ये ज़रूर रिलीफ मिलेगा। और ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है उस दिन सारी सियासी जमातें भरपूर अंदाज से उसमें उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, और जो भी हुकूमत बनेगी वो मुल्क को लेकर आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।